हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इसका क्वेश्चन हर एक एग्जाम में डायरेक्ट मैच करता है। इस क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग फर्स्ट चैप्टर सोल्व किए थे जो कि फूड मैकेनिक्स का था, जो सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सेकंड पार्ट में हम लोग सेकंड चैप्टर को डील कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है सर्वेइंग। सर्वेइंग का फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 1 से लेकर के 100 तक सॉल्व किए हैं। 1 से लेकर 100 तक के हम लोग फर्स्ट पार्ट में सर्वेइंग का सॉल्व किए हैं। इस पार्ट में हम लोग 101 से लेकर के 200 तक, मीन्स 101 से लेकर के 200 तक सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 100 तक सॉल्व कर गए हैं, तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं। इस पार्ट में हम लोग 101 से लेकर के सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर पर देखते हैं कहाँ पे गया। 54 101 नंबर पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट कैसा है, उसमें अगर एरर होगा तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग 101 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें बोल रहा है कि इसमें करेक्ट कौन सा है, करेक्ट जो है वो कौन सा है। इन द लेवलिंग स्टेशन, इन द लेवलिंग स्टेशन, इन लेवलिंग ए स्टेशन इज ए पॉइंट वेयर द लेवलिंग स्टाफ इज हेल्ड। बोल रहा है कि जो लेवलिंग में जो स्टेशन होता है, स्टेशन होता है इज द पॉइंट वेयर द लेवलिंग स्टाफ इज हेल्ड, जहाँ पे लेवलिंग स्टाफ को किया जाता है। नोट वेयर द लेवल इज सेटअप, जहाँ पे लेवल सेट किया जाता है वो नहीं होता है। लेवलिंग स्टाफ जहाँ पे खड़ा किया जाता है वो होता है। तो ये पूछ रहा है, तो ये मेरा सही है। पहला कंडीशन, लेवलिंग स्टेशन इज द पॉइंट वेयर द लेवलिंग स्टाफ, जहाँ पे जिस पॉइंट पे हम लेवलिंग स्टाफ को खड़ा करते हैं, दैट इज लेवलिंग स्टाफ हो गया। यहीं पर से हम आरएल निकालते हैं पॉइंट का, ये मेरा स्टेशन होता है। यहाँ से इसको मेजर करते हैं, तो जिस पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं इस पॉइंट का ही आरएल निकालते हैं। जिस पॉइंट पे ये स्टाफ होता है उस पॉइंट को ही स्टेशन कहते हैं। द पॉइंट वेयर द लेवलिंग स्टाफ, इस तरह से एक सहयोग देता है। तो इनर सरफेस ऑफ द बबल ट्यूब इज एन आर्क ऑफ सर्किल। जो बबल ट्यूब होता है जिसका इनर सरफेस होता है, जब बबल ट्यूब होता है थियोडोलाइट या फिर डंपी लेवल में, तो इनर और इनर जो सरफेस होता है दैट इस तरह से बनता है। अगर वाटर इसमें फिल होता है या कोई भी लिक्विड फिल होता है तो ये आर्क ऑफ सर्किल होता है, दैट इज आर्क ऑफ सर्किल। तो ये भी सही है, ये भी सही है। सेंसिटिविटी ऑफ द रेबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ। सेंसिटिविटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, लेंथ के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के। तो इस तरह से बोल रहा है ये कि सेंसिटिविटनेस ऑफ द लेवल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाय द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ट्यूब। अगर बबल को सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है, अच्छा इंक्रीज कर देंगे लेंथ ऑफ बबल, बबल की इंक्रीज करेंगे लेंथ तो ये भी इंक्रीज कर जाएगा। ये सही है, ये सही है, ये सही। इस तरह से मेरा ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिस्टेंस टू द विजुअल होरिजन फ्रॉम ए हाइट 36 मीटर एबव मीन सी लेवल इज गिवन बाय। एवन मीन सी लेवल से, अगर मान लिया ये मीन सी लेवल है, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, ये मान लीजिए हाइट एच है, तो ये पूछ रहा है यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस के बीच मान लीजिए अगर डी है, ये स्प्रोडल शेप होता है अर्थ का, यहाँ से अगर हाइट निकालते हैं, इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे इस पॉइंट से, इसको हम अगर डी मानते हैं, तो डी बराबर एक फार्मूला होता है, डी इज इक्वल टू 3.8 3.8553 एच अंडर स्क्वायर, एच का अंडर स्क्वायर रूट, या फिर कह सकते हैं डी इज इक्वल टू 3.8553 रूट एच। या दूसरा फॉर्म में इसको और लिख सकते हैं, एच इक्वल टू होता है 0.067328 इंटू डी स्क्वायर। जो डी होता है ये किलोमीटर में मेजर किया जाता है, और एच जो होता है वो मीटर में आता है। एच जो होता है वो मीटर में होता है और डी जो होता है वो किलोमीटर में होता है। तो एच इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.06728 डी स्क्वायर, where d in किलोमीटर एंड h इज इन मीटर। ये यूनिट याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो
एच दिया हुआ, डी दिया हुआ, तो हमको निकालना है, मीन्स डिस्टेंस डी निकालना है। तो डी बराबर हम लोग देख लेंगे 0.06728 डिवाइड बाई एच। एच 0. ये होता था ना, एच इज इक्वल टू 0.06728 डी स्क्वायर। तो एच, तो डी निकालना है, तो डी बराबर हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई 0.06728 अंडर स्क्वायर रूट। इस तरह से देख लेते हैं 1 किलोमीटर में होगा। तो इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा ये 36 0.06738। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा डंपी लेवल इज द मोस्ट सुटेबल व्हेन। डंपी लेवल जो होता है, डंपी लेवल का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजर किया जाता है, जस्ट लाइक थियोडोलाइट। इसको कब यूज किया जाता है? जब बहुत सा रीडिंग लेना हो तब इसको हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शिफ्टेड फ्रिक्वेंटली, नहीं। फ्लाई लेवलिंग इज बीइंग डन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, नहीं। मनी रीडिंग आर टेकन टू फ्रॉम ए सिंगल सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हाँ, अगर बहुत सा रीडिंग हो एक ही इंस्ट्रूमेंट पर से, एक ही स्टेशन पर से, तो डंपी लेवल का यूज करते हैं, दैट इज सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी टू बी डिटरमाइंड फॉर बेस्ट रिजल्ट द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन शुड बी। अगर दो पॉइंट के बीच का अगर हमको डिफरेंस निकालना है, अगर ये पॉइंट मेरा एक ये है, ये पॉइंट बी है, तो बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ द एलिवेशन बिटवीन, अगर इसका आर एल हो गया या आर एल बी हो गया, तो डिटरमाइन फॉर द बेस्ट रिजल्ट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन शुड बी। तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कहाँ पर रखेंगे? तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो होता है इसका अगर मिडिल में रखेंगे, अगर मिडिल में रखते हैं हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को, तो जो आर एल निकलेगा दोनों के बीच का जो गैप निकलेगा वो एक्यूरेट होता है और मोस्ट इफेक्टिवली होता है वो। तो इस तरह से देखते हैं ऑप्शन में जाकर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्या, एन इमेजिनरी लाइन नहीं सॉरी 105 है, इससे 104 कर लिए 105। कंटूर इंटरवल क्या होता है? कंटूर इंटरवल जो होता है, कंटूर इंटरवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्केल। कंटूर इंटरवल जो होता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटरवल। तो वर्टिकल डिस्टेंस होता है टू कंसेक्यूटिव इंटरवल को, उसी को बोलते हैं कंटूर इंटरवल। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केल, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल का। ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लैटनेस, नहीं फ्लैटनेस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्केल का इनवर्सली सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली होता है। इनवर्सली होता है फ्लैटनेस का भी। लार्ज फॉर द एक्यूरेट वर्क, जो कंट्रोल इंटरवल होता है अगर एक्यूरेट वर्क चाहिए तो स्मॉल लिया जाता है। लार्ज इफ द टाइम वेरिएबल इज मोर। ये तो इस तरह से मेरा आंसर जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लैटनेस एंड स्मॉल फॉर एक्यूरेट। तो इस तरह से आंसर मेरा ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एन इमेजिनरी लाइन लाइंग थ्रू और द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड प्रिजर्विंग ए कांस्टेंट इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज। बोल रहा है कि इमेजिनरी लाइन है लाइंग थ्रू और द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड प्रिजर्विंग ए कांस्टेंट इंक्लाइनेशन जो है वो कांस्टेंट है, किससे? हॉरिजॉन्टल से। और हॉरिजॉन्टल से कोई इंक्लाइन लाइन है तो इससे जो कांस्टेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। इसमें ऑप्शन देखता है। इमेजिनरी लाइन जो होता है, अगर किसी इमेजिनरी लाइन होता है हर एक स्टेशन को, हर एक आर एल को मिलाने वाला, उस लाइन को कंटूर लाइन बोलते हैं। तो कंटूर लाइन जो होता है ऑप्शन में कंटूर लाइन होता है द इक्वल एलिवेशन, द लाइन मेजर फ्रॉम इक्वल एलिवेशन। अगर इक्वल एलिवेशन को मेजर मिलाते हुए एक जो लाइन ड्रा करते हैं सरफेस पे इमेजिनरी लाइन, अगर तो उसको बोलते हैं कंटूर लाइन। ये हमेशा क्लोज लूप में होता है। तो कंटूर हो गया। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है? दो कंटूर के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटरवल, या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है टू कंसेक्यूटिव इंटरवल के बीच का, जो टू कंटिन्यूटिव कंटूर के बीच का, उसको हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। कंटूर इंटरवल क्या होता है? कंटूर इंटरवल तो उसी को बोलते हैं वर्टिकल कंटूर इंटरवल होता है टू कंसेक्यूटिव कंटूर, द डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल। तो इस तो मेरा जो पूछ रहा है इनकैलिब्रेशन से है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ग्रेडियंट वाला होगा। तो ये ग्रेडियंट होगा। कंटूर की लाइन किसको कहते हैं? कंटूर लाइन जो हो रहा था मेरा, वो इमेजिनरी लाइन को जो मिला रहा है उसको करते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर।
कंटूर इंटरवल क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर। इस तरह से चारों ऑप्शन देख लें। नेक्स्ट है द सुटेबल कंटूर इंटरवल फॉर मैप। मैप के लिए भी स्केल दिया हुआ 1:10,000। इसके लिए सुटेबल स्केल कौन सा होगा? सुटेबल कंटूर इंटरवल कितना होना चाहिए? तो जितना लेस होगा वो एक्यूरेट होता है, दैट मीन्स 2 हो जाएगा इसका आंसर ए। 107 का ए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ए कंटूर इज नॉट नेसेसरी ए क्लोज्ड। एक कंटूर इज नॉट नेसेसरी ए क्लोज, नहीं, ये गलत है। जब भी होगा कंटूर तो हमेशा ये क्लोज लूप बनाता है। A contour represent a ridge line if the concave side of the lower value contour line towards the higher value. A contour represent ridge line if the concave side of the lower value, concave अगर इस तरह से बन रहा है तो ये मेरा वैली साइड बनता है, ना कि रीज लाइन बनता है, ये वैली लाइन बनता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन बी भी गलत है। ये नोट नेसेसरी बोल रहा है तो ये भी गलत है। हमेशा क्लोज बनता है, ये जब नीचे की ओर बनेगा कॉनकेव तो ये वैली लाइन बनता है, तो ये भी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सी का। टू कंटूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशन डू नॉट क्रॉस ईच अदर एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग। हाँ, ये सही है। अगर दो कंटूर है किसी हिल का अगर निकाल रहे हैं तो दो कंटूर कभी एक दूसरे को ओवरहैंग करेगा या एक दूसरे को कभी वो क्रॉस करेगा। तो कंटूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशन डू नॉट क्रॉस ईच अदर, दोनों को कभी क्रॉस नहीं करेगा। इस तरह से जो कंटूर बन रहा है वो क्रॉस नहीं करेगा एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग। अगर ओवरहैंगिंग है कोई, मान लीजिए इस तरह से बन रहा है, इस तरह से है कोई हील है, ये हील है, तो इस तरह से जो ओवरहैंग कर रहा है तो इसका और इसका दोनों जो होगा इस तरह से ओवर एक बन सकता है। तो एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ, इसी के केस में सिर्फ दोनों एक जो है क्रॉस कर सकता है, बाकी कभी नहीं करेगा। तो इस तरह से मेरा आंसर मेरा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस है, जब कोई कंटूर के जो बीच का जो स्पेस है बहुत क्लोज है तो उसको बोलते हैं क्या? उसको स्टीप स्लोप बोलते हैं। और काफ़ी दूर है तो उसको बोलते हैं जेंटल स्लोप। और अगर यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म है, अगर दोनों स्पेस इक्वली स्पेस है, तो अगर दोनों इक्वल हमेशा जो चल रहा है इक्वल स्पेस से चल रहा है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्लोप करते हैं। तो इस तरह से मेरा आंसर इसमें पूछ रहा था क्लोजली स्पेस, तो क्लोजली स्टीप हो गया। जेंटल स्लोप हो जाएगा फॉर के लिए, जब फॉर स्पेस हो, और यूनिफॉर्म स्लोप होगा इक्वल स्पेस के लिए। इक्वल स्पेस है तो ये फॉर स्पेस हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिज। डायरेक्ट मेथड जो होता है कंटूर का वो क्यूक मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूर इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। डायरेक्ट मेथड जो होता है कंटूरिंग का, डायरेक्ट मेथड क्यूक मेथड एडॉप्टेड फॉर लार्ज ओनली मस्ट एक्यूरेट मेथड। हाँ, ये हो जाएगा। मस्ट एक्यूरेट होता है, जो डायरेक्ट मेथड होता है कंटूरिंग का वो मस्ट एक्यूरेट होता है, इसलिए डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है। 110 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग लाइन ऑन द कंटूर इज कॉल्ड। इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग पॉइंट ऑन कंटूरिंग इज कॉल्ड। जो इस पर आइडेंटिफाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है? इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग आइडेंटिफाइंग पॉइंट लाइंग ऑन ए कंटूर इज कॉल्ड रेंजिंग नहीं, सेंटरिंग नहीं, हॉरिजेंटल कंट्रोल नहीं है, वर्टिकल कंट्रोल हो जाएगा, दैट इज डी, वर्टिकल कंट्रोल इसको बोलते हैं। प्रोसेस को वर्टिकल कंट्रोल बोलते हैं, वर्टिकल कंट्रोल किया जाता है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द क्रॉस सेक्शन मेथड ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग द स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो स्पेस जो है इन द क्रॉस सेक्शन मेथड ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग द स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन। जो स्पेसिंग है वो किस पे डिपेंड करता है? तो कंटूर इंटरवल पर डिपेंड करता है। स्केल ऑफ प्लेन पर देखिए इन्वर्सली होता है कंटूर। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राउंड इस पर भी डिपेंड करता है, मीन्स तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंटूर इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन। हिली टेरेन में कौन सा यूज किया है? मस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली एरिया। हिली एरिया में टेक्योमेट्रिक यूज करते हैं, दैट इज टेक्योमेट्रिक यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 114 है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट पूछ रहा है। कंटूर इंटरवल ऑन एनी मैप इज केप्ट कांस्टेंट। कंटूर इंटरवल जो होता है किसी भी मैप का वो कांस्टेंट रखा जाता है। हाँ, ये कांस्टेंट रखा जाता है, सही है। द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज चीपर
देन डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग जो होता है कॉस्टली होता है क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, इस तरह से ये गलत है। इंटरविजुअल पॉइंट ऑन द कंटूर मैप कैन नॉट बी असिस्टेंट, ये भी गलत है। मेरा फर्स्ट आंसर ही सही है। कंटूर इंटरवल एनी मैप, कंटूर इंटरवल जो होता है वो कांस्टेंट माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115 का। क्लोज्ड कंटूर विथ लार्ज वैल्यू इनवर्ड, अगर क्लोज कंटूर है, लार्ज वैल्यू इनवर्ड है, अगर क्लोज्ड कंटूर एक में रहा और हायर जो वैल्यू है वो इनवर्ड में है, अगर मान लिया जाए एक इस तरह से मेरा कंटूर है और ये मेरा अंदर में मान लिया इसका वैल्यू 100 है, इसका 99 है, इसका 98 98 है, तो ये बोल रहा है कि इसमें इस तरह से क्या बनेगा, तो इस तरह से जो बनेगा वो हील का जो होता है, अंदर का जो वैल्यू होता है वो हायर होता है। हिली एरिया का तो यहाँ पर का जो पार्ट होगा मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पर मिनिमम होगा, फिर मिनिमम होगा, मीन्स घटते जाएगा नीचे की ओर, इसका जो हाइट है वो घट रहा है। इस तरह से जो मेरा क्वेश्चन हो गया, इनवर्ड में अगर हायर है तो हील होगा, अगर डिप्रेशन इनवर्ड में होता है तो इसको पॉन्ड बोलते हैं। पॉन्ड का जो होता है वो इनसाइड में मेरा घटते जाता है, इनसाइड में माने 98 हो जाएगा, 99 बाहर में हो गया, 100 और बाहर में हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंटूर इंटरवल इज, कंटूर इंटरवल क्या होता है? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटरवल, हम लोग देखे थे पीछे। कंटूर इंटरवल जो होता है वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन टू इंटरवल, उसको कंटूर इंटरवल बोलते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। तब द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सेम कंटूर, नहीं, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन द सेम कंटूर, ये नहीं, तो मेरा इस ऑप्शन मेरा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंच मार्क इज स्टैब्लिश्ड बाई, बेंच मार्क जो होता है किससे स्टैब्लिश किया जाता है? बेंच मार्क एक परमानेंट परमानेंट ये लेवल होता है, इसको बेंच मार्क माना जाता है, जो फिक्स किया जाता है किसी पॉइंट के रेफरेंस में, MSL मीन्स लेवल के रेफरेंस में। तो बेंच मार्क इज स्टैब्लिश्ड बाई, बेंच मार्क जो होता है किससे स्टैब्लिश किया जाता है? तो बेंच मार्क जो होता है वो स्प्रिट लेवलिंग के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। इस तरह के सी हो गया। 18 नंबर देखते हैं, द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफिस वर्क, ऑफिस वर्क जो है वो कम हो, कौन सा वर्क होता है? प्लेन टेबल होता है। प्लेन टेबल जो होता है सारा वर्किंग फील्ड में ही कर लिया जाता है प्लेन टेबल से। प्लेन टेबल का जो जितना भी वर्क होता है वो सारा कुछ ऑन द स्पॉट फील्ड पे ही कर लिया जाता है, तो इसमें ऑफिस वर्क कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरसेक्शन मेथड ऑफ द डिटेल प्लॉटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, इंटरसेक्शन मेथड जो है, इंटरसेक्शन मेथड फॉर द डिटेल प्लॉटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, इंटरसेक्शन मेथड किसके लिए मोस्ट सुटेबल होता है? तो इंटरसेक्शन मेथड जो होता है हिली एरिया के लिए मोस्ट सुटेबल होता है। तो से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, डिटेल प्लॉटिंग इज जनरली डन बाई, डिटेल जो प्लॉटिंग है वो किससे डन किया जाता है जनरली? डिटेल प्लॉटिंग इज डन बाई रेडिएशन, only for radiation, detail plotting is generally done by radiation, detail plotting is done by radiation। 3 point problem can be solved by 3 point problem and 2 point problem, एक तरह का सॉल्व करने का मेथड है प्रॉब्लम को। तो ये बोल रहा है 3 point प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय, 3 point प्रॉब्लम को किससे सोल्व किया जाता है? ट्रेसिंग पेपर मेथड, बेसेल्स मेथड, लेहमान्स मेथड। लेहमान मेथड को ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं। तो इस तरह से मेरा तीनों सही है, तीनों मेथड जो है जिससे सॉल्व करते हैं 3 point प्रॉब्लम को। इस तरह से मेरा डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइज ऑफ प्लेन टेबल, प्लेन टेबल का जो साइज होता है 600 इंटू 750 होता है, 600 इंटू 750 होता है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बाय ड्राइंग, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बाय ड्राइंग रिसेक्टर फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द नॉन स्टेशन। बोल रहा है द प्रोसेस टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का लोकेशन निकालने के लिए कौन सा यूज करते हैं इसमें? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बाय ड्राइंग रिसेक्टर फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द नॉन स्टेशन, इसको रिसेक्शन, इसको रिसेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन द प्लेन टेबल, इंस्ट्रूमेंट होता है एक्यूरेट सेंटरिंग के लिए, प्लेन टेबल में जो सेंटरिंग के लिए जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो स्पीड लेवल नहीं होता है, आइडियल रेंजिंग के लिए होता है, सी करने के लिए प्लम्बिंग फॉर्क होता है सेंटरिंग के लिए, इसको सेंटरिंग के लिए प्लम्बिंग फॉर्क का यूज करते हैं। प्लम्बिंग फॉर्क इस तरह से होता है, प्लम्बिंग फॉर्क से मेजर कहते हैं
ये प्लेमिंग फॉर्क होता है जिसको आप प्लेन टेबल में यूज करते हैं सेंडिंग पर्पस के लिए। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following methods of the plane table surveying is used to locate the position of the inaccessible point। inaccessible point को लोकेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करता है? inaccessible जब भी आएगा तो ये इंटरसेक्शन मेथड हो गया, इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर द 2 पॉइंट्स प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट्स प्रॉब्लम आर मेथड ऑफ। 2 पॉइंट मेथड और 3 पॉइंट मेथड जो है वो क्या होता है? 2 पॉइंट मेथड एंड 3 पॉइंट मेथड जो है एक तरह का द 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर मेथड ऑफ। जो मेथड है वो रिसेक्शन का भी है, ओरिएंटेशन का है। रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन का मेथड है, तो दोनों आंसर होगा ए और बी, लेकिन यहाँ पर कंबाइंड रूप से दिया हुआ रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन। इस तरह से मेरा ऑप्शन सही डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द रिसेक्शन बाय 2 पॉइंट प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम का जो रिसेक्शन है, रिसेक्शन बाय 2 पॉइंट प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज गिवन मोर एक्यूरेट वर्क टेक लेस टाइम रिक्वायर मोर लेवल। अगर 2 पॉइंट को सॉल्व करते हैं कंपेयर टू 3 पॉइंट, इसमें लेबर का अधिक जरूरत पड़ता है। इस तरह से मेरा आंसर जो हो गया वो सी हो गया, मोर लेबर। नेक्स्ट है द मेथड यूज फॉर लोकेटिंग द प्लेन स्टेशन, प्लेन टेबल स्टेशन। तो मेथड इसमें पूछ रहा है कौन सा होगा, किसको लोकेट करने के लिए प्लेन टेबल स्टेशन को। प्लेन टेबल स्टेशन को लोकेट करने के लिए मेरा जो होगा वो होगा एक रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन होता है लोकेटिंग ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए। लोकेटिंग ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए रेडिएशन यूज करते हैं। और उसके बाद होता है एक और होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो होता है इनएसेसिबल पॉइंट को लोकेट करने के लिए होता है। तो इस तरह से ये हो गया लोकेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए, और ये इनएसेसिबल पॉइंट के लिए तब बच गया ट्रावर्सिंग और रिसेक्शन। ट्रावर्सिंग और रिसेक्शन जो होता है स्टेशन को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया लोकेटिंग फॉर प्लेन टेबल स्टेशन, ट्रावर्सिंग और रिसेक्शन। ट्रावर्सिंग और रिसेक्शन 2 और 4 ऑप्शन मेरा सी है। ये जो हो गया रेडिएशन होगा ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए, और इंटरसेक्शन जो होता है इनएसेसिबल पॉइंट को लोकेट करने के लिए, इनएसेसिबल पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं 129 आफ्टर फिक्सिंग द प्लेन टेबल को हम फिक्स कर रहे हैं। आफ्टर फिक्सिंग द प्लेन टेबल ऑन द ट्राइपॉड द मेन ऑपरेशन विच आर नीडेड एट द ईच प्लेन टेबल स्टेशन। आफ्टर फिक्सिंग जब कर रहे हैं ट्राइपॉड स्टेशन पे प्लेन टेबल को, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद जो प्रोसेस होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है प्लेन टेबल को फिक्स किए तो सेंटरिंग करेंगे फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद सेंटरिंग करने के बाद उसको लेवल करेंगे, दैट इज सेकंड नंबर पे। ओरिएंटेशन करेंगे तो सेंटरिंग पहले कर लेंगे, फिर लेवलिंग करेंगे, उसके बाद ओरिएंटेशन करेंगे। दैट मीन्स 1 2 3 मीन्स 3 पहले होगा, फिर 1 फिर 2। सीक्वेंस में पूछ रहा 3 1 2, 3 1 2 मेरा ये हुआ। सबसे पहले हम लोग सेंटरिंग करते हैं, उसके बाद लेवलिंग करते हैं सेकंड में, उसके बाद ओरिएंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले 3 1 2 इस तरह से ऑप्शन मेरा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज रूल क्या होता है? एक एरर मेजर करने के लिए मेथड है। जब क्लोज ट्रावर्स में जब क्लोज ट्रावर्स होता है तो उसमें जो कुछ एरर हो जाता है, उस एरर को मेजर करने के लिए 2 मेथड होता है, एक व्हाट रूल होता है, एक ट्रांजिट रूल होता है। तो यही पूछ रहा है व्हाट रूल इज अप्लाइड फॉर। व्हाट रूल क्या होता है? ओपन ट्रावर्स फॉर ग्राफिकल एडजस्टमेंट नहीं, ओपन ट्रावर्स में नहीं होता, जब भी होता है क्लोज में होता है। एक क्लोज ट्रावर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर, क्लोज ट्रावर्स में फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर, दैट इज बी। क्लोज ट्रावर्स है तो उसको एरर निकालने के लिए, एरर को एडजस्ट करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो बॉडीज मेथड होता है, और एक होता है ट्रांजिट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन ए क्लोज ट्रावर्स द सम ऑफ द नॉर्थ, बोल रहा है इन ए क्लोज ट्रावर्स द सम ऑफ द नॉर्थ लैटिट्यूड इज मोर, अगर सम ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड, अगर इस नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो ज़्यादा हो जाए मोर देन द सम ऑफ द साउथ लैटिट्यूड, एंड आल्सो द सम ऑफ द वेस्ट डिपार्चर इज मोर देन द सम ऑफ द ईस्ट डिपार्चर। अगर ये इधर ज़्यादा हो गया मीन्स ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, यानी वेस्ट होता है। नॉर्थवर्ड ज़्यादा है और वेस्टवर्ड ज़्यादा है, तो बोल रहा है मोर देन 90%। देन बियरिंग ऑफ द क्लोजिंग एरर, बेयरिंग जो होगा क्लोजिंग किसर होना, किस साइड में होगा? तो जब भी होगा तो इस सेक्शन में होगा। ये सेक्शन कौन सा होगा? नॉर्थ, ये होगा वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में होगा। तो नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन मेरा कौन सा? नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
इफ, फिर वही क्वेश्चन है, इफ द रिड्यूस बेयरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट एंड लेंथ इज 100 मीटर, देन द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर बोल रहा है। मान लीजिए ये लाइन होता है, ये जो लाइन होता है इस पे जो, मान लीजिए ये लाइन मेरा ए बी है, ये ए है, ये बी है, ये मेरा एंगल होता है या फिर वेरिंग इसको बोले, तो इस साइड में इसका जो कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं डिपार्चर। तो ये लाइन ए बी करेंगे तो ये अगर लाइन एल है लेंथ, तो एल कोस थीटा जो हो गया वो लैटिट्यूड हो गया, और एल साइन थीटा, सट्टा कोस हटा साइन, सट गया इधर से सटेगा तो एल कोस्ट, इधर करेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में तो एल साइन थीटा, तो डिपार्चर हो गया एल साइन थीटा और लैटिट्यूड हो गया एल कोस थीटा। ये क्वेश्चन बोल रहा है लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालना है, एंगल दिया हुआ कितना, नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट कहाँ होगा, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। मान लिया लाइन ये है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये दिया हुआ है मेरा 60 डिग्री, तो बोल रहा है एल का वैल्यू दिया हुआ है 100 मीटर, तो बोल रहा था लेंथ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर रिस्पेक्टिवली ए बी, तो ए और बी का जो लेंथ है 100 मीटर है, तो इसका लैटिट्यूड एंड डिपार्चर होता है, लैटिट्यूड ये हो जाएगा और डिपार्चर ये हो गया, तो लैटिट्यूड बराबर कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एल कोस 60 डिग्री, और डिपार्चर बराबर क्या होगा, एल साइन 60 डिग्री। लेकिन ये जो होगा साइन इसमें चेक करना, ऊपर जो होता है ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है लैटिट्यूड, और जो डिपार्चर होता है लेफ्ट साइड में जो होता है लाइन का वो निगेटिव होता है, राइट साइड में जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो मेरा थर्ड इस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, लास्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है नॉर्थ वेस्ट में, तो लैटिट्यूड पॉजिटिव होगा और डिपार्चर निगेटिव होगा। इस तरह से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एल बराबर जो आ रहा है मेरा 100 cos 60 बोले तो 1/2 दैट इज 50 लैटिट्यूड हो गया, और डिपार्चर जो होगा निगेटिव में होगा 100 इंटू साइन 60, साइन 60 बोले तो √3/2 दैट मीन्स 50√3, दैट मीन आएगा 50 से ज़्यादा माइनस में आएगा, एक ही ऑप्शन मिल रहा है मेरा 50 और 86 दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सम ऑफ द नॉर्थर्न ऑफ द ट्रावर्स एक्सीड सम ऑफ द सॉर्दर्न, अगर सम नॉर्थ में जो है एक्सीड कर रहा है, एक्सीड बाई 1 मीटर, एंड द सम ऑफ द ईस्टर्न एक्सीड द सम ऑफ द वेस्टिंग बाई 1 मीटर, इस साइड में इंक्रीज कर रहा है दैट इज ये भी 1 है, तो बोल रहा है क्लोजिंग इरर एंड द इट्स ट्रू वेयरिंग कितना होगा, तो क्लोजिंग इरर अगर मान लिया ये होगा, तो ये मान लिया 1 है, ये 1 है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो √2 होगा, बेयरिंग कितना होगा, ये 1 है तो ये 45 डिग्री, तो √2 हो जाएगा, और 45 नॉर्थ ईस्ट में लाइज कर रहा है दैट इज नॉर्थ हो गया, और ये हो गया, तो ये एंगल करो या ये एंगल करो, बोथ आर 45 डिग्री, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, √2 में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134 हो गया, द एंगल बिटवीन द प्रोलोगेशन ऑफ द प्रोसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन, मान लीजिए ये प्रोसीडिंग लाइन हो गया, ये फॉरवर्ड लाइन के बीच का जो हमारे डिफ्लेक्स ये एंगल कर गया, या फिर ऐसे कर सकते ये मेरा लाइन जा रहा है और यहाँ से मेरा डिफ्लेक्ट कर गया ये, तो ये जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, तो डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, ये एंगल को डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, और ये एंगल जो अंदर होता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन एंगल, ये डिफ्लेक्शन एंगल हो गया और ये इंटरसेक्शन एंगल हो गया। तो बोल रहा है दैट एंगल बिटवीन द प्रोलोगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन, प्रीसीडिंग लाइन एंड ए फॉरवर्ड लाइन, इसको क्या बोलते हैं, तो डिफ्लेक्शन बोलते हैं, तो डिफ्लेक्शन एंगल दैट इज ए। 35 का देखते हैं, ट्रांजिट रूल ऑफ द एडजस्टमेंट द कंसेक्यूटिव का कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रावर्स इज यूज्ड वेयर, द ट्रांजिट रूल ऑफ एडजस्टिंग द कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रावर्स इज यूज्ड व्हेन, ट्रांजिट रूल जो होता है अभी बोले थे कि दो तरह का रूल होता है, इरर को मैनेज करने के लिए, इरर को मिनिमाइज करने के लिए, या ट्रावर्स को सेट करने के लिए, एक होता है ट्रांजिट रूल और दूसरा होता है वॉर्डिज रूल, पहला होता है वॉर्डिज रूल और दूसरा होता है ट्रांजिट रूल। तो बोला ट्रांजिट रूल कब यूज करते हैं, जब लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजिट आर इक्वल एक्यूरेसी, अगर दोनों इक्वल हो तो इसको वॉर्डिज रूल यूज करते हैं, इसको वॉर्डिज रूल यूज करते हैं जब दोनों इक्वल एक्यूरेसी हो, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट आर मोर एक्यूरेट देन लीनियर, अगर एंगुलर जो है ज़्यादा हो जाए, एंगुलर जो है मोर एक्यूरेट हो गया किससे, लीनियर से, तो हम लोग ट्रांजिट यूज करते हैं, और अगर दोनों इक्वल प्रिसाइज आ जाए, दोनों इक्वल एक्यूरेट है, तो उस समय हम वॉर्डिज यूज करते हैं। तो 135 का मेरा बी हो गया, ट्रांजिट तब यूज करेंगे जब
एंगुलर एंगुलर मेजरमेंट जो है मोर एक्यूरेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बॉडीज मेथड ऑफ द एडजस्टमेंट, बॉडीज मेथड जो है ऑफ एडजस्टमेंट ट्रेवर्स इज बेस्ड ऑन एजम्पशन। इसमें क्या होता है, E1 E2 होता है, इसमें दो तरह का होता है, एक एंगुलर मेजरमेंट होता है, एक लीनियर मेजरमेंट होता है। एक लीनियर मेजरमेंट होता है, एक एंगुलर होता है। एंगुलर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल का, और सॉरी लीनियर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लीनियर जो होता है वो लीनियर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का, और एंगुलर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल का। इस तरह से देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में, वेयर E1 एंड E2 आर द मोर इन द लीनियर, E1 जो है लीनियर है एंड एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिवली। E1 लीनियर मेजरमेंट है और E2 एंगुलर मेजरमेंट है। तो लीनियर मेजरमेंट जो होता है E1 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट एल का, और E2 जो होगा एंगुलर मेजरमेंट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट एल का। इस तरह से ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, दैट इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following method of theodolite traversing is suitable for locating detail which are far away from transit station। अगर ट्रांजिट स्टेशन से ज़्यादा दूर है, बोला which of the following method for theodolite traversing suitable for locating the detail which are far away from transit station। ट्रांजिट स्टेशन से ज़्यादा दूर है तो इसमें से कौन सा कहते हैं यूज करते हैं, मेजरिंग एंगल एंड डिस्टेंस फ्रॉम वन ट्रांजिट से नहीं काम चलेगा, मेजरिंग एंगल टू द पॉइंट फ्रॉम एट लीस्ट 2, मेजरिंग एंगल ये भी है, मेजरिंग एंगल एट वन एंड डिस्टेंस फ्रॉम अदर। एक जगह से हम एंगल निकालते हैं और दूसरा जगह से डिस्टेंस निकालते हैं, इस तरह से जो करेंगे तो होगा। या फिर मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट से डिस्टेंस करते हैं, तो इसमें जो मोस्ट एक्यूरेट जो होगा, मेजरिंग एंगल टू द पॉइंट फ्रॉम लिस्ट 2 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट से निकालेंगे लिस्ट पॉइंट तो उसका डिटेल्स निकल सकता है जब फार हो तो ऐसे बी आंसर हो गया। देख सकते हैं सबटेंस बार क्या निकालते हैं, सबटेंस बार जो होता है वो सबटेंस बार जो होता है एरिया निकालने का काम होता है, सबटेंस बार जो होता है दो बीच का डिस्टेंस निकालने का काम है। सबटेंस बार जो है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लेवलिंग में नहीं हो जाता, मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन ए प्लेन एरिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो निकालते हैं बट प्लेन एरिया में नहीं निकालते हैं, ये अनइवन एरिया जो होता है उसमें निकालते हैं। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन एंडुलेट एरिया, ये हो गया मेरा सी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय टेक्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन, टेक्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय टेक्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन, टेक्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं, क्या उसमें मेरा स्लोप करेक्शन का जरूरत पड़ता है, रिक्वायर स्लोप करेक्शन, रिक्वायर टेंशन करेक्शन एंड रिक्वायर स्लोप एंड टेंशन करेक्शन है, इसमें किसी तरह का डो नॉट रिक्वायर स्लोप एंड टेंशन करेक्शन, इसमें स्लोप और करेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इन द स्टेडिया डायफ्राम, स्टेडिया डायफ्राम जो होता है उसमें कितना नंबर होता है, इसमें 3 होता है, 1 2 3, दैट इज 3। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच, मैचिंग का है, मैचिंग का क्वेश्चन है। इसमें मूवेबल हेयर, अगर मूवेबल हेयर है, मूवेबल हेयर मेथड, द इंटरसेप्ट ऑन लेबलिंग स्टाफ इज कांस्टेंट एंड स्टेडिया हेयर इंटरवल इज वेरिएबल। जब हेयर मूवेबल हेयर है, जब मूवेबल हेयर है तो स्टेडिया हेयर जो होगा वो मूव करेगा, मीन्स वेरिएबल करेगा, तो ये मेरा सही होगा। फिक्स्ड हेयर है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिक्स्ड हेयर मेथड क्या होता है, द इंटरसेप्ट ऑफ लेबलिंग स्टाफ इज वेरिएबल एंड स्टेडिया हेयर इंटरवल इज फिक्स्ड। जो हेयर है वो फिक्स है, मतलब फिक्स मेथड में फिक्स हो जाएगा, मूवेबल मेथड में मूवेबल होगा, ये भी सही है ये भी सही है। टेंजेंशियल हेयर मेथड इज स्टेडिया हेयर आर नॉट यूज्ड, टेंजेंशियल मेथड में जो है स्टेडिया हेयर नॉट यूज होता है, बट ये भी सही है। स्टेडिया जो टेंजेंशियल मेथड है, टेंजेंशियल हेयर मेथड, इसमें कोई भी स्टेडिया हेयर नहीं यूज होता। इस तरह से मेरा 1 भी सही, 2 भी सही, 3 भी सही है। ट्रिक्स ये है, मूवेबल हेयर है तो स्टेडिया हेयर भी मूव करेगा, फिक्स्ड हेयर है तो स्टेडिया हेयर भी फिक्स रहेगा और टेंजेंशियल में यूज नहीं होता। तो 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है, F/D होता है, दैट इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है टेक्योमीटर में या थियोडोलाइट में। तो ऑप्शन मेरा क्या कर रहा था, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ द थियोडोलाइट F/I हो गया, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट F+D हो गया,
इसको बोलते हैं एडिटिव कांस्टेंट, इसको एडिटिव कांस्टेंट बोलते हैं। इस तरह से मेरा ऑप्शन ए हो गया। 143 का देखते हैं। इफ द स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल टू द लाइन, जो स्टाफ है, इफ द स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ द साइट एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर केप्ट सेम, अगर एलिवेशन और डिप्रेशन सेम है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड स्टाफ स्टेशन कंप्यूटेड बाय ऑब्जर्वेशन, अगर यहाँ पे है नॉर्मल है, नॉर्मल है स्टाफ स्टेशन, तो जो निकाल रहा है, मान लिया जाए इस तरह से है, ये मेरा निकाल रहा है, ये पॉइंट है, इस तरह से अगर है नॉर्मल है स्टेशन इस तरह से, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की ओर देखते हैं तो अगर नीचे में है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो जो दोनों है उस समय क्या होगा मेजरमेंट, तो जो डिस्टेंस होता है अगर एलिवेशन में निकालते हैं तो डिस्टेंस जो होगा, और डिस्टेंस होता है डी इक्वल टू के एस प्लस सी इंटू कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये एलिवेशन में होता है। इसी अगर डिप्रेशन एंगल है या फिर नीचे की ओर जो एंगल है एलिवेशन डिप्रेशन एंगल जो है, डिप्रेशन एंगल जो होगा उसमें माइनस हो जाता है के एस प्लस सी कोस थीटा माइनस आर साइन थीटा, तो जो सेकंड होगा डिप्रेशन में वो कम होगा किससे, एलिवेशन वाला से। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सेम इन बोथ केस, नहीं सेम नहीं होता, सेम तब होगा जब हॉरिजॉन्टल हो, जब हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट होगा दोनों केस में, और ये नॉर्मल हो, इस पे वर्टिकल हो एकदम, तो इस तरह से दोनों सेम होगा इस केस में। ग्रेटर एट द एंगल ऑफ एलिवेशन सही है, इसमें प्लस साइन थीटा होता है, और डिप्रेशन में माइनस साइन थीटा होता है, तो प्लस साइन थीटा होगा आर साइन थीटा, तो मेरा बी सही हो गया। इफ द इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल स्टाफ इज ऑब्जर्व इज 0.7 मीटर, वर्टिकल स्टाफ को जो मेजर कर रहा था, इफ द इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल स्टाफ, इंटरसेप्ट का जो वैल्यू दिया हुआ है, वर्टिकल स्टाफ इंटरसेप्ट होता है दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, इसको इंटरसेप्ट एस से इंडिकेट करते हैं। 0.75 दिया हुआ है फ्रॉम द टैक्योमीटर, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टैक्योमीटर एंड स्टाफ स्टेशन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, के एस प्लस सी होता है, सी का वैल्यू हम अगर 0 मान लेते हैं और के का वैल्यू कांस्टेंट होता है 100 मान लेते हैं, एनालिटिकल लेंस यूज करते हैं, तो एनालिटिकल लेंस अगर यूज करते हैं तो एडिटिव कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का वैल्यू 100 होता है, तो यहाँ पर वही एज्यूम कर लेते हैं, तो के का वैल्यू 100 हो गया, सी का वैल्यू 0 हो गया, एस का वैल्यू 0.75 दिया हुआ है, तो इस तरह से मेरा डी का जो वैल्यू हो गया 100 इंटू 0.75, 0.75 बोले तो 75 हो गया, 75 आंसर किस में दिया हो, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द टैक्योमीटर एडिटिव कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट 0 होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 होता है, दैट इज ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 146 नंबर देखते हैं। 146 नंबर क्या कहता है, फोकल लेंथ, if the focal length of the object glass is 25 centimeter and distance from the object glass to the Tunian axis is 15 centimeter, then additive constant क्या होता है, additive constant से इंडिकेट करते हैं क्या होता है, f प्लस आई होता है, f दिया हुआ है i दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे 2.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे, प्लस i दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 15 हो गया, दैट इज 0.4 मीटर। एडिटिव कांस्टेंट कितना हो गया, 0.4 हो गया ऐसा यूनिट में, दैट इज मेरा 0.4 बी, दोनों को सिर्फ जोड़ देना है 0.25 एंड 0.15, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्पेसिंग ऑफ हेयर इन स्टेडियर डायफ्राम टैक्योमीटर 1.2 mm and focal length 24 सेंटीमीटर, देन द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एफ बटा आई होता है, एफ दिया हुआ मेरा 24 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो -2 हो गया ऊपर, और आई का वैल्यू दिया हुआ 1.2 mm, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 12 दूना 24 200, दैट इज डी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन ए कर्व कैन बी अवॉइडेड, ओवरटर्निंग कब अवॉइड करते हैं, ओवरटर्निंग जो होता है किसी कर्व पर वो कब कैसे हटा सकते हैं, इसको अवॉइड करते हैं तो ट्रांजिशन कर्व को यूज करके, अगर हम इसमें ट्रांजिशन कर्व यूज करेंगे तो ओवरटर्निंग जो है इसको कम किया जा सकता है।
ट्रांजिशन कर्व को यूज करके हम इसको कर्व कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 59 है 49 है। द डिफरेंट ग्रेड आर ज्वाइंट टुगेदर बाई, जो डिफरेंट ग्रेड है, अलग अलग ग्रेड का जो है वो कैसे टुगेदर किस रूप में ज्वाइंट होता है। तो कंपाउंड कर्व नहीं, ट्रांजिशन कर्व नहीं, रिवर्स कर्व नहीं, वर्टिकल कर्व के माध्यम से। अगर अलग अलग ग्रेड है, एक ग्रेड है एक ई ग्रेड है, इस दो तरह का ग्रेड दिया हुआ है, एक लाइन इस तरह से जा रहा है, एक लाइन इस तरह से जा रहा है, तो इसको वर्टिकल कर्व के माध्यम से ही हम दोनों को ज्वाइंट कर सकते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे। तो वर्टिकल कर्व हो गया, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर क्या कहता है। द एंगल सबटेंड बाय लॉन्ग कोड ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व एट द सेंटर इज। मान लीजिए जो एंगल होता है लॉन्ग कोड का, मान लीजिए कर्व है, ये टेंजेंट पॉइंट होता है, मान लीजिए इनिशियल टेंजेंट ये हो गया, सेकंड टेंजेंट ये हो गया, ये मेरा रेडियस हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो होता है फर्स्ट टेंजेंट और सेकंड टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है द एंगल सबटेंड बाय द लॉन्ग कोड ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व एट द सेंटर, जो इसके बीच का जो एंगल होगा सेंटर पे वो कितना होगा। तो ये बराबर होता है डिफ्लेक्शन एंगल का, ये जो बराबर होता है डिफ्लेक्शन एंगल का। तो इस तरह से मेरा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कर्व टेंजेंशियल टू 4 स्ट्रेट लाइन एंड कंसिडरिंग ऑफ आर्क ऑफ डिफरेंट रेडियाई। 4 है स्ट्रेट लाइन, तो इसमें 3 सेंटर कंपाउंड बनेगा, एक कम बनता है, तो इस तरह से मेरा आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 152 नंबर क्या कहता है। द डिग्री ऑफ कर्व, डिग्री 1 डिग्री दिया होता है, द रेडियस ऑफ द कर्व। डिग्री और रेडियस में एक रिलेशन होता है, डिग्री ऑफ कर्व बराबर होता है, अगर एज्यूम करते हैं 30 मीटर चैन को एज्यूम करते हैं, तो डिग्री ऑफ कर्व एंड रेडियस में एक रिलेशन होता है 1720 डिवाइड बाई आर, और यही अगर हम 20 मीटर चैन को एज्यूम करते हैं तो हो जाता है 1146 डिवाइड बाई आर। लेकिन इसमें 1146 कहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं 30 मीटर पे दिया हुआ, तो 720 दिया हुआ है, 1720 1720। अगर आर का वैल्यू निकालना है तो आर का वैल्यू बराबर हम कर सकते हैं 720 बाई डी, डी बराबर 1 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से 720 आंसर आ सकता है, दैट इज बी। एज्यूम कर लिए 30 मीटर चैन, तो अगर यही 20 मीटर का रहता तो 1146 के आसपास आता फॉर 1 डिग्री कर्व। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट लेंथ क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आर tan थीटा बाई 2। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है आर tan थीटा बाई 2 होता है। थीटा क्या है, थीटा इज द डिफ्लेक्शन एंगल, तो इस तरह से बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेंथ ऑफ द लॉन्ग कट। लॉन्ग कट का जो लेंथ होता है, लेंथ जो होता है वो 2r sin थीटा बाई 2r sin थीटा बाई 2, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेटिंग आउट ए सिंपल कर्व बाय 2 थियोडोलाइट मेथड डज नॉट रिक्वायर। 2 थियोडोलाइट मेथड में है, क्या रिक्वायर नहीं होता। 2 थियोडोलाइट मेथड जब यूज करते हैं तो उसमें सेटिंग आउट द सिंपल कर्व बाय 2 थियोडोलाइट मेथड, 2 थियोडोलाइट मेथड में जब यूज कर रहे हैं तो डू नॉट रिक्वायर लीनियर मेजरमेंट, थियोडोलाइट में लीनियर मेजरमेंट का ये नहीं होता, तो ऑप्शन मेरा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर है। द रेडियल ऑफसेट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट कर्व इज। कहने का मतलब ये द रेडियल ऑफसेट फ्रॉम ए डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कर्व रेडियस r। मान लिया जाए ये मेरा कर्व है, ये रेडियस है r, तो इस पॉइंट से बोल रहा है डिस्टेंस जो है मान लीजिए x है वो कितना होगा। तो इसको मान लेते हैं x है, तो ये r दिया हुआ है, ये r दिया हुआ है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम कुछ इस पॉइंट से x दिया हुआ है। तो रेडियल ऑफसेट जो होगा, यहाँ से रेडियल ऑफसेट ये पूछ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर मान लेते हैं बाई है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा कितना है। तो हम ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर थ्योरम से निकाल सकते हैं तीनों का ट्रायंगल में। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा क्या, इस तरह से था, ये r था मेरा, ये r था, ये बाई ऊपर एक्स्ट्रा मान लिया बाई हो गया, ये r हो गया, ये मेरा x था, ये r है परपेंडिकुलर, तो r प्लस ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये 90 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू कर सकते हैं बाई प्लस r मीन्स
आर प्लस बाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम बाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। बाई का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर इधर चल जाएगा आर, दैट इज ए, दैट इज डी। जो मेरा आ गया डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड पॉइंट, इफ आर दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है, कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एंड एल इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, then for the ideal transition curve, for the beginning of the transition curve to that point, the ideal transition curve क्या बोल रहा है, if r is the radius of the curvature at any point of transition curve and l is the distance from the beginning of the transition curve to the point, then the ideal transition curve जो होगा क्या रिलेशन होता है, आइडियल ट्रांजिशन कर्व में जो रिलेशन होता है l बराबर कर सकते हैं l इज इक्वल टू वी क्यू बाई आर होता है। आइडियल ट्रांजिशन कर्व वी क्यू बाई सी आर, एक ट्रांजिशन लेंथ निकालने के लिए जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का जो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो वी क्यू बाई सी आर होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो एल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, किस में दिया हुआ है, एल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एंड रेडियस ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व, एंगल दिया हुआ है, इंटरसेक्शन एंगल दिया हुआ दैट मीन्स 120 एंड रेडियस दिया हुआ 700। तो इंटरसेक्शन एंगल दिया हुआ तो सबसे पहले इसमें हम डिफ्लेक्शन एंगल निकालते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन एंगल का यूज नहीं है। डिफ्लेक्शन एंगल बराबर होता है 180 माइनस इंटरसेक्शन एंगल, 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट मेरा डेल्टा का जो वैल्यू आ गया डिफ्लेक्शन एंगल का वो 60 डिग्री हो गया। अब पूछ रहा है क्या, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, 2r साइन थीटा बाई 2, आर दिया हुआ है 2 इंटू आर दिया हुआ है 700, थीटा 60 आ गया, साइन थीटा साइन 60 बोले तो √3 बाई 2 दैट इज 2 टू 7 √3, 700 इंटू √3 ये आ गया लॉन्ग कोड का वैल्यू। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है लॉन्ग कोड का, लॉन्ग कोड दिया हुआ है इसमें द लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड 700, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन मेरा नॉट ऑन द सेकंड निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व पूछ रहा है। लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है, लेंथ ऑफ कर्व क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ के लेंथ सॉरी हम लोग जो निकाले हैं लॉन्ग कोड निकाले, लॉन्ग कोड का 2r साइन थीटा बाई 2, तो 2 इंटू 700 और साइन थीटा बाई 2 था ना, हम थीटा ले लिए, थीटा से 60 तो थीटा हो गया 30 डिग्री, 31/2 होता है, तो 1/2 दैट इज कर गया 700। तो ये सही है, एक सही हो गया। सेकंड चेक करते हैं, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व होता है पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180, तो पाई का वैल्यू पाई रहने देते हैं, आर दिया हुआ 700, थीटा मेरा 60 है डिवाइडेड बाई 180, 7×4 18, तो इस तरह से मेरा आंसर जो आ रहा है 700 पाई डिवाइड बाई 3, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ ऑफ द कर्व कितना 700/2, जो कि मैच नहीं कर रहा, तो दो मेरा गलत हो गया, तो एक सही है और दो गलत है। तो ऑप्शन मेरा ओनली वन इज करेक्ट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दैट रिवर्स कर्व दैट सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड एट द पॉइंट, रिवर्स कर्व में जो सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो इस तरह से मेरा 0 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है ट्रांजिशन कर्व में वो 5/3 होता है, स्पाइरल एंगल का थर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेप ऑफ द वर्टिकल कर्व, वर्टिकल कर्व का जो शेप होता है, वर्टिकल कर्व का जो शेप होता है, तो शेप ऑफ द वर्टिकल कर्व का जो शेप होता है वो पैराबोलिक होता है, वर्टिकल कर्व का जो शेप होता है पैराबोलिक होता है, स्पाइरल होता है ट्रांजिशन कर्व के लिए यूज करते हैं, लेकिन वर्टिकल कर्व में हम लोग पैराबोलिक यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व टू टेंजेंट इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड द सर्कुलर कर्व टू बी। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है,
द परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व टू 40, इसका जो होता है उसका वैल्यू होता है L²/6R। परपेंडिकुलर ऑफसेट अगर ये मेरा कर्व है और अगर इसको शिफ्ट करेंगे इस तरह से, ये जंक्शन हो गया ये ट्रांजिशन कर्व का और सर्कुलर कर्व का, दोनों का जंक्शन हो गया तो इस पॉइंट पे, तो जो शिफ्ट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो L²/6R होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द जंक्शन न कर्व टू द टेंजेंट, तो L²/6R। शिफ्ट जो होता है, जो टोटल डिस्टेंस शिफ्ट करता है, मान लीजिए ये कर्व है, इससे जो शिफ्ट किया इस डिस्टेंस को ही हम लोग शिफ्ट बोलते हैं। तो शिफ्ट जो होता है L²/24R होता है। तो ये और ये मेरी रिलेशन पूछ रहा है, तो 4 टाइम्स हो रहा है, अगर इसमें 4 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 4 नीचे, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स इंटू शिफ्ट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 4 टाइम्स इंटू शिफ्ट, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व इज 5 टाइम्स, रेडियस जो है 5 टाइम्स कर दे लेंथ का टेंशन कर्व, देन द स्पाइरल एंगल जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो L/2R होता है, और रेडियस बोल रहा है 5 टाइम्स हो जाए लेंथ का। अगर इसको हम 5 कर देते हैं 5L का, तो 10 कट गया, L से L कट गया, L/10 1/10 आ गया, दैट इज 1/10 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द L इज द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एंड R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व, देन द शिफ्ट का होता है, शिफ्ट का जो अभी हम लोग देखें L²/24R होता है। तो शिफ्ट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L² का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R का, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², दैट इज 64 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द अपग्रेडियंट दिया हुआ 1.5 एंड डाउनग्रेड दिया हुआ 0.5, द रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है 0.2 पर 20 मीटर चेन, देन द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व, लेंथ जो होगा N1 माइनस N2 डिवाइड बाई जो रेट चेंज होता है इंटू लेंथ ऑफ चैन, फॉर्मूला पे बना देते हैं। तो L दिया हुआ कितना 1.5 माइनस डाउनग्रेड है तो माइनस फिर से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.5 डिवाइड बाई परसेंटेज कितना, ग्रेड चेंज कितना 0.2%, और पर चैन है तो फिर 20 मीटर मल्टीप्लाई कर देता है। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है मेरा वो 200 आ रहा है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ पॉइंट बिटवीन ए वर्टिकल एंड टेंजेंट, वर्टिकल एंड टेंजेंट के बीच का जो एलिवेशन डिफरेंस होगा, द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ पॉइंट बिटवीन द वर्टिकल एंड टेंजेंट इज, जो वर्टिकल और टेंजेंट के बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस होगा वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर है, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट। शिफ्ट बाइसेक्ट द कर्व, हाँ शिफ्ट बाइसेक्ट करता है कर्व का। अगर मान लिया जाए ये कर्व है, यहाँ से मेरा ये शिफ्ट कर रहा है, यह पॉइंट होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का, ट्रांजिशन कर्व बाइसेक्ट द शिफ्ट, इसको बाइसेक्ट करता है और इसको भी बाइसेक्ट करता है, तो ये भी सही है ये भी सही है। तो इस तरह से मेरा बोथ आर 1 and 2 आर करेक्ट। लगता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का वैल्यू कितना होता है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो P/W, जो रोड के लिए होता है, रोड के लिए 1/4 होता है, रेलवे के लिए 1/8 होता है। इसको सिंपल याद करने का, रोड में 4 होता है तो 4 लिखा था, रेलवे का 1/8 होता है। इस तरह से मेरा सी हो गया। एगोनिक लाइन वैसा लाइन होता है जिसका जो जीरो हो, डिक्लेनेशन अगर जीरो हो जाता है तो उस लाइन को, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ जीरो डिक्लेनेशन इज कॉल्ड एगोनिक लाइन, and the line joining of the same declaration is called isogenic line। अगर सेम डिक्लेरेशन हो तो उसको आइसोगेनिक बोलते हैं, और जीरो डिक्लेरेशन हो तो एगोनिक बोलते हैं, दैट इज ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द सर्कमपोलर स्टार डिक्लेरेशन मस्ट बी, डिक्लेरेशन जो होगा सर्कमपोलर स्टार का, डिक्लेरेशन जो होगा सर्कमपोलर स्टार का वो मोर देन कोलैटिट्यूड, इससे होगा वो ज़्यादा होगा, सर्कमपोलर स्टार डिक्लेरेशन जो ज़्यादा होना चाहिए किससे, कोलैटिट्यूड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए स्टार इट्स अपर ट्रांजिट द लोकल सिडियल टाइम, फॉर ए स्टार एट इट्स अपर ट्रांजिट पे लोकल सिडियल टाइम जो होगा वो क्या होता है। तो अपर ट्रांजिट पे जो लोकल सिडियल टाइम होता है,
अपर ट्रांजिट पे जो आवर एंगल का जो वैल्यू होता है, दैट इज आवर एंगल का जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाता है। और जब जीरो हो जाता है तो लोकल सिग्नल टाइम बराबर हो जाता है आर ए ऑफ द स्टार, दैट इज सी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द लिमिटिंग मिनिमम डिक्लेरेशन ऑफ द सर्कमपोलर स्टार हैविंग लैटिट्यूड 40 डिग्री नॉर्थ। जब 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दिया हुआ तो मिनिमम डिक्लेरेशन कितना होगा, 50 डिग्री हो जाएगा। 20 - 40 50 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिड्रल द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रॉपिकल ईयर एंड सिड्रल ईयर। ट्रॉपिकल ईयर का जो वैल्यू होता है, ट्रॉपिकल ईयर का जो वैल्यू होता है, ट्रॉपिकल ईयर का जो वैल्यू होता है वो 365.24 होता है। और सिड्रल का जो वैल्यू होता है 365.256 होता है, 3265 होता है। तो सिड्रल ईयर जो होता है बड़ा होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन ट्रॉपिकल ईयर। तो ट्रॉपिकल ईयर हो गया 365.24 होता है, और ये जो सिड्रल ईयर जो होता है 365.25 होता है। इस तरह से जो हो गया स्पाई जो होगा सिड्रल ईयर जो ग्रेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टार हैज डिक्लिनेशन 55 डिग्री एंड नॉर्थ इट्स upper circulation a star has declination 55 degree north, its upper inclination is in the zenith of the place, the attitude of the lower inclination, अपर पे दिया हुआ 55 तो लोअर पे कितना होगा ये कह रहा। तो जो फॉर्मूला जेनिथ का जो होता है, जेनिथ का अगर निकालते हैं, जेनिथ का जो वो हो जाएगा 180 माइनस लैटिट्यूड प्लस डिक्लिनेशन। तो लैटिट्यूड एंड डिक्लिनेशन 55 दिया हुआ है, तो 180 माइनस 55 इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है मेरा 70। इस तरह से देख लिए जेनिथ का जो वैल्यू आ गया वो 70 आ गया। तो अब बोल रहा है एटीट्यूड ऑफ द लोअर सर्कुलेशन, लोअर कम्बिनेशन कितना होगा। तो लोअर जो हो जाएगा वो 90 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 20। तो 90 माइनस 20 आ गया, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्टिकल फोटोग्राफ वाज टेकन फ्रॉम ए एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट द एटीट्यूड दिया हुआ है टोटल 2000 मीटर एबव द मीन सी लेवल, द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा 175 mm, देन द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ फॉर हिल एलिवेशन इतना। स्केल पूछ रहा है कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं स्केल बराबर क्या होता है, स्केल निकालना है तो स्केल इज इक्वल टू होता है एफ फोकल लेंथ हो गया, टोटल हाइट हो गया, या फिर को टोटल एटीट्यूड बोलते हैं, या मीन सी लेवल एच हो गया। सारा का डाटा फिल करेंगे, ऊपर का वैल्यू दिया हुआ 1.175, तो इसको हम 0.175 लिख सकते हैं मीटर में। इसका वैल्यू दिया हुआ 2000, इसका वैल्यू दिया हुआ 270 250। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है 1:10,000 आ रहा है स्केल। सिंपल फार्मूला वही लगाना, स्केल इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एच माइनस एच ए। सारा का वैल्यू दिया हुआ है, असाइनमेंट में सिर्फ कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, इन द एरियल फोटोग्राफ इफ द फोटोग्राफ हैज टिल्ट दिया हुआ 3 डिग्री, देन द फोकल लेंथ दिया हुआ 100 mm, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव सेंटर एंड द प्लम पॉइंट और पर्सपेक्टिव सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो इस तरह से अगर देखते हैं, मान लिया जाए ये हो गया, ये होता है मेरा टिल्टिंग, टीटा दिया हुआ है, ये पॉइंट नदीर पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट को प्रिंसिपल पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट को एक होता है आइसो सेंटर पॉइंट होता है, तो हो गया। तो बोल क्या रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन पर्सपेक्टिव सेंटर एंड प्लम पॉइंट और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कोस थीटा बराबर होता है, और डिस्टेंस होता है ON, ये डिस्टेंस को बोलते हैं। तो ON डिवाइड बाई ओ कोस थीटा B बाई एच, तो B बाई एच हो गया ये, सॉरी ये O हो गया, ये हो गया मेरा N के
तो जो पॉइंट होता है ये निकालना है हमको, कोण निकालना है। ये थीटा दिया हुआ है तो कोस थीटा इज इक्वल टू बी हो गया ये ओके डिवाइड बाई एन हो गया ओ एन, ये हो गया हमको निकालना है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ओ एन का वैल्यू, ओ एन बराबर हो जाएगा ओके को ही बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं, ओके डिस्टेंस की फोकल लेंथ हो गया। तो एफ बाई एफ फोकल लेंथ हो गया, कोस थीटा नीचे जाएगा कोस 33 डिग्री। तो इस तरह से मेरा हो गया कोस 3 डिग्री, दैट इज डी। सिंपल फिगर याद रखना, ये पॉइंट मेरा एन होता है, ये पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट, ये पॉइंट हुआ, ये निकालना है, ये टिल्टिंग दिया हुआ है, दोनों को निकाल लेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू ओ एन डिवाइड बाई ओके डिवाइड बाई ओ एन, यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह से कोस थीटा का टर्म में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा इन एरियल फोटोग्राफ, फिर से दिया हुआ है, इफ द फोटोग्राफ हैज टिल्ट 4 डिग्री, the focal length 200 mm, then the distance between the principal point and plumb point और प्रिंसिपल पॉइंट के बीच का, तो प्रिंसिपल पॉइंट होता है इनके डिवाइडेड बाई के ओ इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट हो गया प्रिंसिपल पॉइंट, ये के होता है, ये एन होता है, ये टिल्टिंग था, तो जो एन के हो गया उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पॉइंट इतना का डिस्टेंस। तो एन के बराबर हो गया tan थीटा इंटू के ओ क्या हो गया फोकल लेंथ हो गया, ओके क्या होता है हम लोग देखे थे, ओके फोकल लेंथ हो गया। तो एन के इज इक्वल टू हो गया फोकल लेंथ इंटू tan थीटा। तो इस तरह से मेरा ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द विंड इफेक्ट इज नॉट कंसीडर्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट प्लानिंग, द रिजल्ट इन ए, द विंड इफेक्ट नहीं कंसीडर किया जाता तो उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट क्या होता है, द एंगल बिटवीन द हेडलिंग एयरक्राफ्ट हेडलिंग एंड एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग, दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो विंड इफेक्ट नहीं कंसीडर किया तो ड्रिफ्ट हो गया इसमें। 179 देखते हैं, द एयरक्राफ्ट इज लाइंग एट द ग्राउंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा, फोकल लेंथ दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है एयरक्राफ्ट का, द ग्राउंड डिस्टेंस कवर अलोंग द फ्लाइट लाइन बिटवीन एक्सपोजर इज 2 किलोमीटर, ग्राउंड डिस्टेंस दिया हुआ है 2 किलोमीटर। देन टाइम इंटरवल बिटवीन द एक्सपोज इज, अगर एयरक्राफ्ट ये उड़ रहा है नीचे ट्रेवल किया 2 किलोमीटर तो पूछ रहा है तो जो टाइम कितना होगा, तो टाइम इज इक्वल टू सिंपल हम लोग लगा लेते हैं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं या फिर रहने देते हैं, किलोमीटर दोनों है, तो डिस्टेंस हो गया 2, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया बच गया आवर, तो इस तरह से मेरा होगा 1/100 आवर, 1/100 आवर। इसको मगर आंसर मेरा ऑप्शन दे रहा है सेकंड में, तो सेकंड में करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, बच गया 36 सेकंड। सिंपल इसमें यही लगाना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, इसी फार्मूला पे निकाल देना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 180 डिग्री, द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज द रेडियल फ्रॉम, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अगर मान लिया जाए ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया एसोसेंट, इस पॉइंट को ए नोट बोलते हैं, इस पॉइंट को के बोलते हैं, इस पॉइंट को ही रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये मेरा एंगल था, जो डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर शिफ्ट करता है उसको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को अगर डी से इंडिकेट करते हैं, डी बराबर होता है बी एच बाई, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, अगर इसको हम आर मानते हैं तो आर एच बाई एच, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर एच बाई एच। सिंपल सा याद यही रखना है। इसमें ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट से यहाँ मेजर करते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए डैश, ये पॉइंट मेरा के हो गया प्रिंसिपल पॉइंट, ओरिजिन हो गया, टिल्टिंग हो गया, ये पॉइंट जो हो गया इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। डी इज इक्वल टू आर ये पॉइंट होता है, एच टोटल हाइट होता है एलिवेशन का, आर एच स्मॉल हो गया बाय टोटल एच, आर एच बाई एच। तो बोल रहा है क्या, द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज रेडियल फ्रॉम द आइसो सेंटर ऑन द वर्टिकल फोटोग्राफ, आइसो सेंटर ऑन वर्टिकल फोटोग्राफ नहीं, प्रिंसिपल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल पॉइंट ये था
ये डिस्प्लेसमेंट था। तो इस तरह से मेरा प्रिंसिपल पॉइंट का रेडियल होगा, दैट इज 2 सही है। नदीर पॉइंट ऑन द टिल्टेड फोटोग्राफ, नदीर पॉइंट इस पॉइंट को बोलते हैं, तो इससे भी होगा, ये सही है। आइसोसेंटर ऑन द टिल्टेड फोटोग्राफ नहीं, दैट इज हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 किस में दिया हुआ, दैट इज सी दिया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ एफ इज द फोकल लेंथ, टी इज द एंगल ऑफ टिल्ट, देन द डिस्टेंस ऑफ द आइसोसेंटर ऑन द प्रिंसिपल लाइन। आइसोसेंटर कौन लाइन होता है, अगर इस तरह से देखा जाए, इस पॉइंट को अगर बाइसेक्ट करते हैं, ये θ/2 होता है, ये θ/2 होता है, इस पॉइंट को आइसोसेंटर पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट होता है प्रिंसिपल पॉइंट, ये पॉइंट होता है नडीर पॉइंट, ये होता है ऑरिजिन। इस पॉइंट को बाइसेक्टर पॉइंट बोलते हैं या आइसोसेंटर पॉइंट बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है इसमें, एफ इज द फोकल लेंथ, टी इज द एंगल ऑफ टिल्ट, देन द डिस्टेंस ऑफ द आइसोसेंटर ऑन द प्रिंसिपल लाइन फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट। प्रिंसिपल पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, तो प्रिंसिपल पॉइंट बोला तो आई हो गया, तो के आई डिवाइड बाई ई अगर निकाला जाए यहाँ से, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan t/2, tan t दिया हुआ टिल्टिंग, tan t/2 इज इक्वल टू के आई डिवाइड बाई के ओ। tan t/2 इज इक्वल टू के आई डिवाइड बाई के ओ, क्योंकि ये मेरा पॉइंट था, ये आइसोसेंटर पॉइंट था, ये मेरा के था, ये आई था, ये एन था, ये ओ था, ये मेरा टी है, ये आधा t/2, ये बाई 2। तो इस तरह से निकालते हैं, tan t/2 इज इक्वल टू के आई बाई के ओ। के आई जो होता है वो डिस्टेंस निकालना है हमको, इसमें निकालना कौन सा है, के आई निकालना है। इस पॉइंट को ही बाइसेक्टर पॉइंट, आइसोसेंटर पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को निकालना है, तो के आई इज इक्वल टू के ओ मेरा फोकल लेंथ हो गया, एफ इंटू tan t/2, एफ इंटू tan t/2, एफ इंटू tan t/2 मेरा बी में दिया हुआ, दैट इज बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पैरेलक्स बार क्या होता है, पैरेलक्स डिफरेंस होता है, यूज टू मेजर द पैरेलक्स डिफरेंस। पैरेलक्स बार कहाँ यूज करते हैं, पैरेलक्स डिफरेंस को मेजर करने के लिए पैरेलक्स बार यूज करते हैं, दैट इज मेरा हो गया पैरेलक्स डिफरेंस, दैट इज बी। 183 देखते हैं, एज कम्पेयर टू मिरर स्टेटोस्केप लेंस, एज कम्पेयर टू मिरर स्टेटोस्केप लेंस स्टेटोस्केप क्या होता है, एज कम्पेयर टू मिरर, कॉज लेस स्ट्रेन से इसमें कोई मतलब नहीं होता, स्मॉल इन साइज जो होता है वो कम होता है मिरर स्टेटोस्कोप। तो इस तरह से मेरा 2 हो गया आंसर सही, ओनली 2 फॉर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेटिंग आउट फॉर ब्रिज इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन। अगर हम किसी ब्रिज को सेट कर रहे हैं, सेटिंग आउट फॉर ब्रिज इन्वॉल्व, ब्रिज को सेटिंग करने के लिए कौन कौन सा इसमें इन्वॉल्व होगा, तो क्या लेंथ ऑफ सेंटर लाइन, जो सेंटर लाइन होगा उसको लेंथ ऑफ सेंटर लाइन का जरूरत पड़ेगा, हाइट ऑफ पियर जरूरत नहीं पड़ता, हाइट ऑफ पियर को डिटर्मिनेशन करने का इसमें यूज नहीं होता। डायरेक्शन ऑफ सेंटर लाइन, इसका डायरेक्शन होता है किस लाइन में, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। पोजीशन ऑफ सेंटर, कहाँ किस पॉइंट पे हमको पियर डालना है वो मेजर इंपॉर्टेंट है। तो एक सेंटर लाइन का डायरेक्शन होना चाहिए, किस डायरेक्शन में सेंटर लाइन है, लेंथ ऑफ लाइन, और दूसरा पियर का लेंथ ऑफ द लाइन, किस लेंथ में बनाना कितना, और पियर का पोजीशन। तो मेरा एक और 4 सही है, दैट इज 1 और 4 डी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या मैचिंग का है, बोनिंग रॉड यूज करते हैं कहाँ पे, सीवर का जो डेप्थ वगैरह निकालने में उसमें यूज करते हैं। एक तो जान पहचान ट्रैवलिंग रॉड होता है, ट्रैवलिंग रॉड जो होता है इस तरह से होता है, ट्रैवल करने की, मतलब इस तरह से दिया हुआ है, ये मूव करता है ऊपर नीचे, तो इसको ट्रैवलिंग रॉड बोलते हैं। साइड रेल, तो ऑप्शन देखते हैं पहले मिला करके किस में मैच कर रहा है। बोनिंग रॉड, सीवर दिखते हैं इसमें कहाँ है, इट इज जनरली यूज द ले और द ट्रेंस फॉर द सीवर दिख रहा है, तो मेरा एक का जो हो जाएगा, एक का मेरा 3 हो जाएगा, एक का 3 होगा। ट्रैवलिंग रॉड जो होता है ये मूव करता है, ट्रैवलिंग रॉड जो है मूव करता है, तो मूविंग वाला कौन सा देखता है, डिस्टेंस मीन और ना क्रॉस सेक्शन और ना द हॉरिजॉन्टल पीस कैन बी मूव्ड, दैट इज बी हो गया, बी का 4 हो गया। साइड रेल जो होता है हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट के लिए होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर के इसमें होता है। इट इज फ्लैट स्क्वायर वुडन बोर्ड विच इज फोर्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द पिन एंकर इन द ग्राउंड, इट इज आल्सो नोन एज स्लोप रेल।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बैटर बोलते हैं। बी का हो गया फ्लैट वाला, बैटर हो गया। द हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ द क्रॉस हेड, हॉरिजेंटल मेंबर होता है साइड रेल में। तो इस तरह से मेरा हो जाएगा 1 का 3, बी का 4, सी का 2। 1 का 3 4, 1 का 3 4, सी का 2, 1 का 3 4, सी का 2, दैट इज मेरा ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, द ट्रायंगुलेशन द बेस्ट शेप। ट्रायंगुलेशन जो होता है, इसमें जो से आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज करते हैं ट्रायंगुलेशन में, लेकिन जिसका एंगल होता है वो 56 डिग्री 14 मिनट होता है। दो एंगल जो होता है बेस्ड ऑन द आइसोसेलेस विथ टू बेस एंगल 56.14 ईच, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर मैचिंग का है, मैचिंग का क्वेश्चन है। फाइटोमीटर, फाइटोमीटर जो होता है डेप्थ निकालने के लिए होता है साउंडिंग में। द साउंडिंग साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया फाइटोमीटर। पैसोमीटर, पैसोमीटर डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, बी का डिस्टेंस हो गया। टेलोमीटर, टेलोमीटर जो होता है वो माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज सी का। एक हो गया एल्टीमीटर, एल्टीमीटर हाइट निकालने के लिए होता है, दैट इज 4 हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन देख लेते हैं हम। एक का साउंडिंग का, एक का मेरा 2, एक का 2 इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है। पैसोमीटर, पैसोमीटर डिस्टेंस के लिए होता है, बी का 3, बी का 3 इसमें दिया हुआ, दैट मीन्स सी का टेलोमीटर माइक्रोवेव के लिए सही है, एल्टीमीटर हाइट के लिए सही है, दैट मीन्स ए मेरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्लोज्ड कंपास ट्रेवर्स पी क्यू आर एस इन द लैंड, पी क्यू आर एस रन विथ प्रिज्मेटिक कंपास इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज में एक ट्रावर्स दिया हुआ है, क्लोज ट्रावर्स दिया हुआ है, इसका बेयरिंग दिया हुआ है 4 बेयरिंग। द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल एस, इंक्लूडेड एंगल निकालना। तो हम ट्रावर्स बनाते हैं, क्या बोलता है पी क्यू। सबसे पहले पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ, तो 50 डिग्री मेजर करते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा मेरा 50 डिग्री। मान लिया जाए 50 हो गया। उसके बाद यह 170 डिग्री, 170 कहाँ जाएगा, 170 180 के जस्ट नीचे होगा, 180 से नीचे हो जाए 170 हो गया। उसके बाद 230 डिग्री, 230 जो होगा 270 से जस्ट नीचे होगा, इस तरह से होगा, और बाकी बच गया। तो ये क्लोज है तो क्लोज मिला देते हैं। ये पी हो गया, एक क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया। तो बोल क्या रहा है, इंक्लूडेड एंगल एट एस पे ये निकालना एंगल। इस ये दिया हुआ था मेरा फोर बेरिंग, कितना दिया हुआ है एस पे। फोर बेरिंग का मतलब होता है नॉर्थ टू लेकर के इस लाइन तक के, इस लाइन तक के दिया हुआ। ये मेरा दिया हुआ है 310 डिग्री। तो 310 हो गया, तो बच गया 310, और ये हो गया 360, तो ये मेरा बच गया 50। इंक्लूडेड एंगल को दो पार्ट में लिख सकते हैं, θ1 प्लस θ2, एंगल एस इज इक्वल टू, ये मेरा θ1 का वैल्यू हो गया यहाँ से 360 माइनस, अगर दो पार्ट में अगर यहाँ से देखा जाए, ये पार्ट मेरा एस था, ये एंगल मेरा दिया हुआ था 310, तो ये θ1 मान लेते हैं, θ2 मान लेते हैं, दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो इंक्लूडेड एंगल निकल जाएगा। ये हो जाएगा θ1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 360 माइनस 310, दैट इज इक्वल टू 50। और θ2 का वैल्यू जब निकालना है, θ2 का वैल्यू निकालना है, सॉरी θ2 का वैल्यू ये निकला हुआ, θ2 360, ये वाला वैल्यू निकल गया 360 माइनस 310, मतलब ये हो गया। θ2 निकालना, θ2 निकालने के लिए हम यूज करेंगे इसका बेरिंग, फोर बेरिंग का। तो यहाँ से बेरिंग निकालते हैं, तो ये आ रहा है 230 दिया हुआ था आर एस का वैल्यू, ये आर था, ये एस था, माइनस कर देंगे इसका फोर बेरिंग बैक बेरिंग 180 से, तो यहाँ से 50 आ जाएगा। में से θ1 का वैल्यू 50 आया, θ2 का वैल्यू भी 50 आया, दोनों का जोड़ देंगे तो 100। सिंपल सा इक्वेशन वही निकालना। ये एंगल है इस तरह से मेरा दिया हुआ, ये मेरा 360 दिया हुआ, तो ये एंगल मेरा यहाँ से 50 हो जाएगा। और ये एंगल निकालना है, तो इसका बेरिंग दिया हुआ था मेरा, इसका बेरिंग दिया हुआ था 230, और 230 में से 180 घटा देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। 230 माइनस 180 करेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा, ये 50, ये 50, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा 100 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द वर्टेक्स ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होता है कौन कौन से होता है, इसमें जेनिथ होता है, पोल होता है, हेवनली बॉडी होता है, दैट इज ये मेरा राइट आंसर हो गया, जिमुथ नहीं होता। द लेफ्ट द टिल्ट डिस्प्लेसमेंट इन एन एरियल फोटोग्राफ, टिल्ट डिस्प्लेसमेंट जो होता है, टिल्ट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, एक रेडियल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक टिल्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, इज इन एरियल फोटोग्राफ इज रेडियल फ्रॉम, जो आइसोसेंटर का रेडियल होता है, आइसोसेंटर का रेडियल होता है टिल्ट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज बी। एक रेडियल डिस्टेंस होता है, रेडियल डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का प्रोपोर्शनल होता है, या रेडियल होता है प्रिंसिपल पॉइंट और नदीर पॉइंट का ये होता है रेडियल डिस्प्लेसमेंट, ये होता है टिल्ट डिस्प्लेसमेंट आइसोसेंटर पॉइंट का रेडियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैचिंग का, मैचिंग में क्या बोल रहा है, वॉडिज रूल हम लोग पढ़े थे। वॉडिज रूल जो होता है ट्रावर्स का जो एरर होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए यूज होता है। बेसिस मेथड 2 पॉइंट प्रॉब्लम 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा सही दिख रहा है, वॉडिज रूल। सोल्यूशन ऑफ 3 प्रॉब्लम के लिए बेसल मेथड, दैट इज डी का 2 हो जाएगा। मेजरिंग ऑल द एंगल एंड द बेस लाइन, नहीं, बैलेंसिंग द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, बी का मेरा 4 हो जाएगा। तो बी का 4, डी का 2 ऑप्शन मैच करता है, यहाँ से और सॉल्व करना पड़ेगा। बी का 4 एक ही में दिया हुआ, वॉडिज रूल जो होता है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को मैनेज करने के लिए, तो बी का 4 सिर्फ एक में दिया हुआ, इस तरह से मेरा आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ क्वांटिटी ए हैज वेट, ए का दिया हुआ 3, तो ए बाई 3 का निकालना है। तो इस सिंपल से फॉर्मूला याद रखना है, अगर बेस में 3 आ रहा है, मान लिया वेट निकालना है ए बाई 3 का, तो जो इसका वेट होगा ए का, जो इसका नीचे कांस्टेंट होता है उससे स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देता है, नीचे जो कांस्टेंट रहेगा ए बाई अगर एक्स है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से अगर इसको देखा जाए, अगर ए बाई एक्स है तो इसका जो वेट हो जाएगा ए का वेट प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यही अगर एक्स ए है इसको निकालना है तो इसमें डिवाइड कर देते हैं ए बाई एक्स स्क्वायर का, इसका वेट हो जाएगा एक्स ए का इस फॉर्म में और ए बाई एक्स का इस फॉर्म में, एक्स का है उसको मल्टीप्लाई कर देता है। तो मेरा यहाँ पे पूछ क्या रहा है ए बाई 3 का, तो ए बाई 3 में करेंगे तो 3 करेंगे, ए का दिया हुआ 3 और 3 का फिर स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर करेंगे तो हो गया 27, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द पैराबोलिक वर्टिकल कर्व द राइजिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है G1 एंड द फॉलोइंग ग्रेडियंट दिया हुआ G2, द रेट ऑफ द चेंज ग्रेडियंट 0.05%, देन द लेंथ ऑफ द वर्टिकल, अभी तो हम लोग बनाए थे इसका, क्या होगा G1 माइनस G2 डिवाइड बाई ग्रेडियंट चेंज होगा इनटू चेन लेंथ होता है, पर चेन पर बोल रहा है तो इसको 1 मान लेना। तो मेरा दिया हुआ है 0.8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.7 डिवाइड बाई 0.05। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है तो इसको आ रहा है 8 7 15, 15 में 5 दिया 15, 3 मीन्स 30 चैन, दैट इज ए। 93 का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लाइंग हाइट एच एंड द फोकल लेंथ, एच में, एफ में और बेस में। तो मान लिया जाए ये होता है, ये मेरा एफ है, ये मेरा बी है, ये मेरा बी है, ये टोटल हाइट को एच बोलते हैं। तो रिलेशन पूछा था, सिमिलर ट्रायंगल लगाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल से इसको निकालते हैं, एफ बाई बी इज इक्वल टू एच बाई बी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, हम बी का वैल्यू पूछ रहा है, बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू एच डिवाइड बाई एफ। सिमिलर ट्रायंगल लगाना है इसी फॉर्म का, ये मेरा बी है, ये मेरा बी है, ये मेरा एफ है, टोटल एच है, एच बाई बी इज इक्वल टू एफ बाई बी, इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While measuring the horizontal angle by the method of repetition with a theodolite, reading are taken to on both the vernier. Which one of the following error can be eliminated by reading both vernier? both vernier का जो रीडिंग होगा उससे कौन सा जो होगा एलिमिनेट होगा? तो error due to eccentricity of the center, error due to eccentricity of the center जो है ये एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप टू 1/6, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप टू 1/6 ऑफ द डिग्री द कर्व
इसका आंसर 20 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ द रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्मॉल स्केल। इसको सोल्व करेंगे बट यहाँ पे भी सोल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि लॉन्ग है, इसलिए इसको भी सोल्व नहीं कर रहे हैं, बाद में दूसरा वीडियो में इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं 197 नंबर। It is required to produce a small scale map of area in the magnetic zone by directly plotting at the checking the Berg field itself. Which one of the following survey will most appropriate for this purpose? बोल रहा है प्रोड्यूस ए स्मॉल स्केल एंड एरिया। स्मॉल स्केल पे एक और मैग्नेटिक जोन है, मैग्नेटिक जोन में किसी एरिया को हमको सर्वे करना है स्मॉल स्केल पे, तो कौन सा होगा? मैग्नेटिक जोन कहने का मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगा, मैग्नेटिक डिस्ट्रक्शन से कंपास यूज नहीं कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे हम प्लेन टेबल यूज कर सकते हैं, दैट इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर मैचिंग का। 98 नंबर मैचिंग में देखते हैं टेलीमीटर। अभी हम लोग देखे थे टेलीमीटर जो होता है माइक्रोवेव से रिलेटेड होता है, तो डी का 5 हो गया, डी का 5 हो गया। कैलेनोमीटर, कैलेनोमीटर जो होता है वो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कैलेनोमीटर जो होता है एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। एक का मेरा 3 हो गया। पेंटोग्राफ जो है, पेंटोग्राफ जो होता है, पेंटोग्राफ प्लेन इनलार्जिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरह से मेरा 3 4 5 ऑप्शन देखते हैं, 3 4 5, 3 4 5 एक ही ऑप्शन दिया हुआ, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। 30 मीटर चेन विच फाउंड टू बी 0.1 मीटर, 30 मीटर का चैन है, 0.1 मीटर शॉर्ट हो गया। और द मेजरिंग इफ द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द रिकॉर्ड डिस्टेंस है, द एक्चुअल लेंथ जो होता है एल इज इक्वल टू एल डस डिवाइड बाई एल इंटू एल डस, ये फॉर्मूला होता है। ये होता है मेजर, ये होता है इरर वाला, इरर लेंथ चैन लेंथ, और ये होता है ट्रू लेंथ। तो इस तरह से फॉर्मूला देखते हैं, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू एल डस कितना 0.1 है, छोटा हो गया है तो उसका एक्चुअल कितना होगा 299.29.9 हो जाएगा। 1 मीटर इसमें 30 में से घटा देंगे हम 0.1, और एक्चुअल कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ है, और 30 मीटर का चैन है, तो एल डस डिवाइड बाई एल इंटू एल डस ईयर लेंथ कितना है 300, इसको सोल्व करेंगे तो 299 आ रहा है, 299 दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट द लैटरल मेजरमेंट्स मेड विथ रिस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन। लैटरल मेजरमेंट होता है मेन सर्वे लाइन या चैन लाइन से, उसी को ऑफसेट बोलते हैं, दैट इज ए हो गया। तो हम लोग इस तरह से देख लिए 1 से लेकर के 100 तक के हम लोग इस पार्ट में सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। सर इस पार्ट में हम लोग सॉल्व किए हैं 101 से लेकर के 200, ये मेरा सेकंड पार्ट था, ये मेरा सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट फिर से करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे 201 से लेकर के 300 तक के क्वेश्चन। तब तक इससे देखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।